हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि आईबीपीएस के लिए भी वर्क करेंगी। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने पार्ट 12 में बेजल नॉर्म्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरा के पूरा बैंक से रिलेटेड है एंड इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों 1186 कैंडिडेट्स ने इनरोल किया था लास्ट ईयर हमारे इंटरव्यू क्लासेस में। 750 से ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो ये है रिव्यू, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ, इसलिए बार बार नहीं दिखा रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर ऐसे पेज ओपन होगा। बेसिक डिटेल एंटर करिएगा एंड ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिएगा। सिर्फ 249 रुपीज़ की ये क्लास है एंड यहाँ पर भी आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, आप रिव्यू हमारे देख सकते हैं। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं एंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस कोचिंग को, अगर वैसे तो 1 महीने के रिचार्ज से भी कम वैल्यू है, तो आप हमें मेल करिए फ्री FREE@goldencareer.co.in पर। ये ईमेल आईडी है, उस पर हमें मेल करना है। आपका जो भी बीपीएल के अगर परिवार से हैं आप तो उसका जो सर्टिफिकेट है, या फिर आपके फादर की इनकम मान लो 8-10 हज़ार रुपये भी महीने से कम है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, कोई भी चीज़ मतलब, और अपना जेन्युइन रीज़न कि ये रीज़न है आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, मेल कर दीजिए। 4 से 6 घंटे में हम आपको मेंबरशिप अलॉट कर देंगे। 50 सीट्स हमने रखी हैं फ्री में। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हैं। चलिए अब हम बेजल नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। बेजल नॉर्म्स कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एकदम आसान शब्दों में समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बेजल नॉर्म्स। बेजल नॉर्म्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए, ऑब्जेक्टिव क्या था, CAR क्या है। CAR बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बेजल 1, 2, 3 फिर समझ में नहीं आएगा। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती हैं, RWA, एंड देन बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 देखेंगे। ये बेजल क्या है, देखिए बेजल कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा कम। बेजल एक सिटी है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, BIS क्या है, BIS है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कब बनी थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बनी थी आपकी 17 मई 1930 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेजल में। बेजल क्या है, एक जो है वो सिटी है। अब इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं। कहाँ, एक है आपका चाइना में, या हांगकांग बोले, चाइना क्या एक अलग आप इसको कंट्री भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट कुछ तो चल रहा है इनका। नंबर 2 आपकी जो दूसरा है वो है मैक्सिको सिटी में। ठीक है, तो BIS के 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं, कहाँ पर, हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी में। अब बेजल में होता क्या है, देखिए वर्ल्ड की 10 कंट्रीज़ हैं जिनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ठीक है, उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, वर्ल्ड की 10 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, समझिएगा 10 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं BCBC। ठीक है, ये क्या है, BCBS है, BCBS, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, नोट कर लीजिए, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये कमेटी कब बनी, ये कमेटी आपकी बनी 1974 में। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए ना कि क्या चीज़ है। एक BCBS एक कमेटी है जिसमें 10 कंट्रीज़ के 10 गवर्नर्स जो हैं वहाँ की सेंट्रल बैंक के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल वहाँ पर एक बैठक होती है। ठीक है, जिसमें इसका जो मेन पर्पज़ है बेजल नॉर्म्स बनाने का, ठीक है, ये तो आप भले आप बैकग्राउंड समझिए। इसका पर्पज़ है कि जो बैंक्स हैं दुनिया भर में वो क्या करें, जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको एब्जॉर्व कर पाएँ, मतलब बैंक डूब ना जाए, ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए, तो जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको एब्जॉर्व कर पाएँ। अनएक्सपेक्टेड लॉस एज इन, भाई आपके पास बैंक में पैसा है, तो बैंक में जो पैसा है, ये मनी है, ये किसका है, ये डिपॉजिटर का है, आपने जमा किया हुआ है। ठीक है, तो ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, मतलब भाई डिपॉजिटर जब पैसा मांगेगा आपको उसका पैसा देना होगा। ठीक है, और जो बैंक लोन देती है वो किसी एक XYZ पर्सन को लोन दे रही है, तो लोन में तो यार रिस्क हमेशा रहता है, पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, डूब जाएगा, आधा आएगा, पूरा आएगा, चीज़ें तो रहती हैं ना। तो हो सकता है ये, हालांकि बैंक के लिए एसेट्स हैं, क्यों, क्योंकि इन पे मिलती है बैंक को इंटरेस्ट, जिससे वो अपने खर्चे चलाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, साथ में डिपॉजिटर को जो है उसको भी इंटरेस्ट जो है देती है। ठीक है,
तो लोन जो है वो बैंक के लिए एसेट होती है, लेकिन जो डिपॉजिटर का पैसा है वो लायबिलिटी होती है। अब आपके पास ने लोन दिया, लोन आपका वापस आया नहीं, कल को डिपॉजिटर पैसा मांगने आएगा, कहाँ से देंगे? तो इसी का मेन जो बेजल कमेटी, जो बेजल नॉर्म्स बने, उनका मेन उद्देश्य यही था कि बैंक जो है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को जो है वो इफिशियंटली एब्जॉर्व कर सकें और बैंक डूब ना जाएं। ठीक है, आप देखिए बेजल नॉर्म समझने से पहले एक चीज़ समझिए, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो रिस्क वेटेड एसेट्स समझो पहले क्या होता है। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है? एक लोन दिया गया, उस लोन में जो रिस्क जुड़ा हुआ है, उस लोन में जितने % का रिस्क है कि भैया ये वापस आएगा नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें किस लोन में कितना रिस्क है उसका परसेंटेज पहले से जो है वो डिसाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सभी बैंक को इंडिया में 9% का मेंटेन करना है। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलेगा? CAR, ये फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन इसको भी समझिए। आप समझो एक बैंक ने क्या दिया? हाउसिंग लोन दिया, और क्या दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा पैसा दिया, और क्या दिया? गोल्ड लोन दिया, गोल्ड लोन दिया। ठीक है, तो क्या किया? 100 करोड़ के हाउसिंग लोन बांटे और 100 करोड़ का गोल्ड लोन बांटा, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया और 100 करोड़ का गोल्ड लोन बांटा। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, सपोज करिए कि हाउसिंग लोन में जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो 50% है। ठीक है, जो रिस्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देने में 0% है और गोल्ड लोन में 10% है, सपोज ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो 100 करोड़ का 50% कितना हो गया? 50 करोड़ हो गया। 100 करोड़ का 0% कितना हो गया? 0 हो गया। 100 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। टोटल मिला के ये हो गया आपका 60 करोड़। तो इस बैंक ने जो लोन दिए उसमें उसका RWA आया, रिस्क वेटेड एसेट्स आया कितना? वो आया आपका 60 करोड़। अभी यहाँ पर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 9% का CAR आपको मेंटेन करना है। अब इस फॉर्मूला में रखो वैल्यू, 9% आपने यहाँ रख दिया इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट कितना है? 60 करोड़, 60 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो जो आपकी टोटल कैपिटल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5.4 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक इतने लोन देगा तो उसको 5.4 करोड़ रुपए निकाल के एक जगह अलग रख देना होगा और उसमें हाथ नहीं लगाना होगा। उस पैसे को बैंक लोन में नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो पैसा निकाल के सुरक्षित रखना होगा। क्यों? क्योंकि बैंक को इतना जो है RBI ने बोला है इतना जो है आपको अलग से मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि लोन रिस्क होगा, अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? यहाँ से पैसा उठा के देंगे कि नहीं देंगे?